हेलो एवरीवन। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो आने वाले समय में एनटीए पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में पूछ सकता है। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिएगा और आप जो भी स्कोर गेट करते हैं कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फार रीचिंग फ्यूरिस्टिक प्लान्स एजेंडा 2063। हिंदी में एजेंडा 2063 किस संगठन की दूरगामी भविष्य लक्ष्य योजना है? ऑप्शन देख लीजिए, ब्रिक्स, यूरोपियन यूनियन, सी अफ्रीकन यूनियन, डी आसियान। बताइए। वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर्स आप लिखा करिए ताकि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट किए हैं। बताइए अब इसका आंसर क्या होगा। क्या ब्रिक्स का एजेंडा 2063 है, या यूरोपियन यूनियन का है, या अफ्रीकन यूनियन का है, या फिर आसियान का है? चारों ही ऑर्गेनाइजेशन आपके सिलेबस में है तो आपको पता होना चाहिए कि ये एजेंडा किस ऑर्गेनाइजेशन का है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एजेंडा 2063 अफ्रीकन यूनियन का एजेंडा है। अब देखिए, इसका जो मेन मोटो था वो था द अफ्रीका वी वांट। ये अफ्रीका ने ब्लूप्रिंट बनाया था, एक मास्टर प्लान बनाया था कि कैसे अफ्रीका को ग्लोबल पावर हाउस बनाया जाए फ्यूचर में। इसी वजह से ये एजेंडा 2063 लाया गया था कि कैसे समावेशी विकास को अफ्रीकी देशों में फैलाया जाए, कैसे कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी लाई जाए। इसी वजह से सारे जो अफ्रीकन हेड्स ऑफ स्टेट थे और गवर्नमेंट ने साइन किया ये कब 50th एनिवर्सरी ऑफ अफ्रीकन यूनियन इन 2013, जिसमें कि ये कहा गया कि हमारा जो ये विज़न है कि हम एक प्रॉस्पेरस और पीसफुल अफ्रीका देखना चाहते हैं, ये विज़न 50 ईयर्स के लिए रहेगा फ्रॉम द पीरियड 2013 से 2063 तक, यानी 50 साल पूरे इसके अंदर है, क्योंकि 2013 में साइन किया गया था और 2063 तक इन्होंने डिसाइड किया कि हमें अफ्रीका को प्रॉस्पेरस और पीसफुल बनाना है। अफ्रीकन यूनियन में कितने कंट्रीज हैं? 55 कंट्रीज हैं। ये ब्लॉक है जिसमें कि जो कंटिनेंट अफ्रीका कंटिनेंट में जो भी नेशंस हैं वो इसका पार्ट हैं। ये कब बना था? 2001 में बना था, लॉन्च हुआ 2002 में। इसके पहले भी अफ्रीकन नेशंस के एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, OAU। उसको रिप्लेस करके अफ्रीकन यूनियन बना। और देखिए, मोरक्को जो कि पहले इसकी मेंबरशिप 1984 में छोड़ चुका था अफ्रीकन यूनियन की, उसने 2017 में अफ्रीकन यूनियन को रिज्वाइन कर लिया। अब आपको इसका आंसर मिल गया कि एजेंडा 2063 किस संगठन की दूरगामी भविष्य लक्ष्य योजना है? ये अफ्रीकन यूनियन की है। 2013 में ये एजेंडा रखा गया 50 सालों के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है इंडो यूएस न्यूक्लियर डील इज रिलेटेड टू। हिंदी में भारत अमेरिका परमाणु समझौता संबद्ध है। ए विथ मिलिट्री न्यूक्लियर कॉपरेशन, सैनिक परमाणु सहयोग से। बी विद द एंड ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, भारत के परमाणु कार्यक्रम की समाप्ति से। सी विद सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन, नागरिक परमाणु सहयोग से। या डी नन ऑफ द अबव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए, भारत अमेरिका परमाणु समझौता किससे रिलेटेड है? ए बी सी डी में से बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विद द सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन, नागरिक परमाणु सहयोग से रिलेटेड है भारत अमेरिका परमाणु समझौता। देखिए, इंडिया और यूएस में सिविल न्यूक्लियर डील हुई
यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के बीच में और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के बीच में 30 साल बाद ऐसी कोई न्यूक्लियर डील साइन हुई और इसी समय पहली बार इंडिया को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट के तौर पे देखना स्टार्ट किया और नेशंस ने। क्योंकि 30 साल पहले क्या 1974 में जब इंडिया ने पहली बार न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था तो यूएस ने उस पर सेक्शन लगा दिए थे। पर फाइनली 30 साल बाद इंडिया और अमेरिका की परमाणु डील हुई। किसके बीच में? जॉर्ज बुश के और इंडियन पीएम मनमोहन सिंह जी के बीच में। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, हु सेड इन हिज स्पीच दैट इंडिया एंड अमेरिका आर नेचुरल एली। हिंदी में किसने अपने भाषण में कहा कि भारत एवं अमेरिका स्वाभाविक मित्र हैं? ए मनमोहन सिंह जी ने, बी नरेंद्र मोदी, सी बराक ओबामा, डी अटल बिहारी वाजपेयी जी। अब इसका आंसर आप बताइए कि क्या होगा। किसका ये स्टेटमेंट है, किन्होंने अपनी स्पीच में ये यूज किया था कि भारत और अमेरिका स्वाभाविक मित्र हैं। इंडिया एंड अमेरिका आर नेचुरल एलाई। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी स्पीच में कहां पर दिया था उन्होंने ये स्पीच? एशिया सोसाइटी न्यूयॉर्क में। और उसी स्पीच में इन्होंने कहा था कि इंडिया और यूएस एक स्वाभाविक मित्र हैं। एग्जैक्टली उनका जो उनकी लाइन थी वो थी, इंडिया एंड यूएस आर नेचुरल एलाइज इन क्वेस्ट फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड इन 21st सेंचुरी। उसके बाद 6 साल बाद प्रेसिडेंट बुश ने अलायंस शब्द को रिप्लेस करके पार्टनर लगा दिया कि इंडिया एंड यूएस आर नेचुरल पार्टनर। और ऐसा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशन को वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज किया था। जब उनका ये स्पीच में उन्होंने ये कहा कि भारत एवं अमेरिका स्वाभाविक मित्र हैं, तब पहली बार इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशन थे उसको दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, काकरा पर एटॉमिक स्टेशन बिल्ट विथ विच कंट्री कंट्रीब्यूशन। काकरा पर परमाणु स्टेशन किस देश के योगदान के साथ बनाया गया है? किसके सहयोग से बताइए कि ये एटॉमिक स्टेशन बनाया जा रहा है? चाइना, रशिया, अमेरिका या जापान? बताइए। आपको 4 नेशंस मेंशन है, आपको बताना है कि किसकी हेल्प से ये एटॉमिक स्टेशन इंडिया में बन रहा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अमेरिका के सहयोग से ये परमाणु स्टेशन बन रहा है। अमेरिका की ही कंपनी इसमें सहयोग कर रही है। कहां पर है ये? गुजरात में, काकरापारा एटॉमिक स्टेशन। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू whom who is not with socialism he is capitalist। हिंदी में किसके अनुसार जो समाजवाद के साथ नहीं है वह पूंजीवादी है? ए माओ जेडोंग, बी लेनिन, सी स्टालिन, डी बोरिस येल्त्सिन। बताइए अब इसका आंसर क्या होगा। किसका स्टेटमेंट है ये? किन्होंने कहा कि जो समाजवाद के साथ नहीं है वह पूंजीवादी है? बताइए अब इसका आंसर क्या होगा। क्या माओ जेडोंग ने कहा, क्या लेनिन ने कहा है, या स्टालिन ने, या फिर बोरिस येल्त्सिन ने? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। स्टालिन ने कहा कि जो समाजवाद के साथ नहीं है वह पूंजीवादी है। स्टालिन भारत को भी एक पूंजीवादी व्यवस्था के तौर पर देखता था कि ये देश पूंजीवादियों का सपोर्ट करता है, क्योंकि उस समय जवाहरलाल नेहरू जी पीएम थे और वो बहुत ज़्यादा इंडिया को एक इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना, भारत में कैसे इंडस्ट्रीज वर्क करें, इस पर बहुत फोकस करते थे। मोर देन कि एग्रीकल्चर पे भी प्लान आया था, पर सबसे ज़्यादा उनका फोकस इसी पर था कि भारत को कैसे एक ऊंचाई पर ले जाया जाए। इसी सब को देख करके ही स्टालिन जी को ऐसा लगता था कि
भारत पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक है और इसी वजह से इंडिया और रशिया में एक अच्छा रिलेशन उस समय एस्टैब्लिश नहीं हो पाया था। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 6th क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स टू अडॉप्ट फॉरेन पॉलिसी। हिंदी में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति अपनाने का निर्देश देता है। आर्टिकल 50, आर्टिकल 51, आर्टिकल 52, आर्टिकल 53। अब बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी ये क्वेश्चन आएगा और ये आपके फॉरेन पॉलिसी और आईआर का भी क्वेश्चन है। दोनों में ही ये क्वेश्चन आ सकता है। अब आप इसका आंसर बताइए कि किस आर्टिकल में फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट करने की बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कही गई है। इसका आंसर क्या होगा, आर्टिकल 50 या फिर 51 या 52 या 53। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अनुच्छेद 51 में भारतीय संविधान में बोला गया है कि विदेश नीति अपनानी चाहिए। उसकी विशेषता क्या क्या थी कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए, मेंटेनिंग जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए एक विदेश नीति भारत को अपनानी चाहिए। किस आर्टिकल में था, आर्टिकल 51 में ये मेंशन है। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 7th क्वेश्चन है, द फोकस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म इज ऑन। कंस्ट्रक्टिविज्म का फोकस है, यानी रचनात्मक का क्या फोकस है, आपको यहां पर यह बताना है। ए, पावर एंड एनार्की इन द इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में पावर और अराजकता। बी, आइडियाज एंड बिलीव्स दैट इनफॉर्म एक्टर्स, विचार और मान्यताएं जो कि अभिनेताओं के रूप में हैं। सी, आइडेंटिटीज एंड इंटरेस्ट इन अ गिवन मॉडल, किसी दिए गए मॉडल में पहचान और रुचियां। डी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और प्रक्रियाओं पर। बताइए किस पर फोकस है कंस्ट्रक्टिविज्म का, रचनात्मक सिद्धांत का फोकस किस पर है, आपको यहां पर यह बताना है। ए, बी, सी, डी में से करेक्ट क्या होगा। देखिए जिसको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है बहुत अच्छी बात है, आप क्वेश्चंस लगाइए। इतने सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं, आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस लगाइए, आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और जिसको नहीं आता वो भी सारे क्वेश्चंस लगाया करें, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। अगर आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब भी आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि किस टॉपिक से क्या आ रहा है। इससे आप बहुत कुछ लर्न कर लेंगे। आप क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसका आंसर जानेंगे, एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसलिए आप क्वेश्चन सारे लगाइए। कोई क्वेश्चन इजी या टफ नहीं होता, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से क्वेश्चन को आसान लेते हैं और कौन से क्वेश्चन को कठिन लेते हैं। पर क्वेश्चन आप सारे लगाइए, वो चाहे आसान हो और ये चाहे कठिन हो। कभी कभी हमें इजी क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि हमें लैक ऑफ रिवीजन रहता है, और कभी कभी हमें हार्ड क्वेश्चन 1 मिनट में आ जाता है, और कभी कभी फिर हार्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल ही नहीं आते। हम उसको एग्जाम में सोचते हैं कि इसको हम छोड़ ही देते हैं। इसलिए आप कुछ भी मत छोड़िए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो आपके एग्जाम में है नहीं। इसलिए आप सारे क्वेश्चंस लगाइए, आइदर वो इजी हैं या टफ हैं, दोनों ही आपके ऊपर है। आप किसको इजी ले रहे हैं, किसको टफ ले रहे हैं, पर आप सारे क्वेश्चंस लगाइए। अब इसका आंसर ये क्या होगा कि कंस्ट्रक्टिविज्म का फोकस किस पर है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आइडियाज एंड बिलीव्स दैट इनफॉर्म एक्टर्स, विचार और मान्यताएं जो कि अभिनेताओं के रूप में है। देखिए रचनात्मक सिद्धांत का विचार था कि इनके अनुसार राज्य एवं सरकार मानव निर्मित संस्थान है, इसलिए अगर राज्यों के बीच में कोई संघर्ष चल रहा है तो उसको हम शांतिपूर्ण संबंधों में बदल सकते हैं, क्योंकि वो तो मानव निर्मित संस्थान है। हम ह्यूमंस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम चाहें तो हम पीसफुली भी एक नेशन से दूसरे नेशन के बीच में रिलेशन बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे बीच में मतभेद ही हो, क्योंकि ये
ह्यूमंस के ऊपर है, टोटली मानव निर्मित संस्था, क्लियरली कहा है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था मानव का वैचारिक और बौद्धिक निर्माण है। यह मानवीय प्रयासों के कारण निर्मित है। जिस प्रकार मानव के विचार परिवर्तित होते हैं और उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी परिवर्तन हो जाता है। टोटली आप समझ लीजिए कि मानव के विचार और चेतना ही के द्वारा ही इंटरनेशनल सिस्टम बिल्ड होता है। सबसे मेन जो थॉट अगर आप एक लाइन में समझने की कोशिश करेंगे कि रचनात्मक सिद्धांत क्या है, तो वो यही कहता है कि जो राज्य और सरकार है वो मानव निर्मित संस्थान होते हैं, और अगर एक नेशन से दूसरे नेशन के बीच में कोई मतभेद है तो उसे हम सुलझा सकते हैं वेरी पीसफुली, क्योंकि ये हम ह्यूमंस के ऊपर डिपेंड करता है। हमने ही तो राज्य बनाया, हमने ही सरकार बनाया, तो अगर हम चाहें अपने वैचारिक जो हमारे मतभेद हैं हम उनको मिटा करके एक अच्छा संबंध बना सकते हैं। थिंकर्स कौन कौन इससे कनेक्ट थे? देखिए, अलेक्जेंडर वेंट सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर जो कंस्ट्रक्टिविज्म को सपोर्ट करते हैं। इनकी बुक है, आपके एग्जाम में आ सकती है, इसलिए आप इसे नोट कर लीजिए। अनार्की व्हाट स्टेट मेक आउट ऑफ इट, 1992 में ये बुक पब्लिश हुई थी अलेक्जेंडर वेंट की। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 8th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड वॉर एज ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस कैरीड ऑन बाय पॉलिटिकल यूनिट्स अगेंस्ट ईच अदर। किसने परिभाषित किया युद्ध एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक इकाइयों द्वारा की गई हिंसा का आयोजन है? ऑप्शंस देख लीजिए, हेडली बुल ने, कार्ल वैन क्लॉज़विट्ज़ ने, क्विंसी राइट ने या रेमंड एरोन ने। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, आ भी सकता है। एक अच्छी डेफिनेशन भी वॉर की दी हुई है यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग। तो आप बताइए कि ये किसने दिया है, किसने ये डेफिनेशन वॉर की दी है कि वॉर एक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस है। किसके थ्रू कैरी होता है? पॉलिटिकल यूनिट्स के अगेंस्ट ईच अदर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या हेडली बुल की है ये डेफिनेशन, क्या कार्ल वैन क्लॉज़विट्ज़ की है, या क्विंसी राइट या रेमंड एरोन? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। हेडली बुल ने वॉर की ये डेफिनेशन दी है। ये एक ऑस्ट्रेलियाई स्कॉलर थे। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 9th क्वेश्चन, कंट्रीज दी हुई हैं और इंडिपेंडेंस ईयर दिए हुए हैं। आपको बताना है कि किस देश को किस वर्ष में स्वतंत्रता मिली। ब्रुनोई है, कंबोडिया, मलेशिया, म्यांमार। 4 ईयर भी मेंशन है। आपको बताइए कि 1957, 1948, 1984, 1953। अब बताइए आप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में से करेक्ट आंसर क्या है? ब्रुनई कब आज़ाद हुआ, कंबोडिया कब आज़ाद हुआ, मलेशिया कब आज़ाद हुआ, म्यांमार कब आज़ाद हुआ? एक एक करके आप इनको मैच करिए और आप बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ब्रुनई। अब ब्रुनई कब आज़ाद हुआ? ये आज़ाद हुआ था यूनाइटेड किंगडम से। कब? 1948 में। फिर है, देखिए ब्रुनई आज़ाद हुआ था 1984 से, सॉरी ब्रुनई आज़ाद हुआ था यूके से 1984 में। फिर है कंबोडिया। कंबोडिया कब आज़ाद हुआ? 1953 में। किससे? ये फ्रांस से आज़ाद हुआ था। मलेशिया कब आज़ाद हुआ? मलेशिया इंडिपेंडेंस पाया 1957 में। किससे? फ्रॉम ब्रिटेन। म्यांमार लास्ट बचा आपके पास 1948। म्यांमार किससे? फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। ये भी आज़ादी पाया ग्रेट ब्रिटेन से। इस तरह देखिए ब्रुनोई 1984। आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मेरी तरह ब्रुनोई है 1984 है और म्यांमार 1948 है। कंबोडिया 1953, मलेशिया 1957। अब इसका आंसर क्या हो गया? देखिए ए का थर्ड 1984, ए का थर्ड ठीक है, बी का कंबोडिया 1953, बी का फोर्थ, ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, 2 ऑप्शंस में है, सी का फर्स्ट
सी का फर्स्ट है और डी का सेकंड, यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 10th क्वेश्चन है, द अबूजा ट्रीटी 1991 रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। हिंदी में अबूजा संधि 1991 के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से एक का गठन हुआ। आपको बताना है कि किसका गठन हुआ है। ए गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का, बी अफ्रीकन यूरोप इकोनॉमिक कम्युनिटी का, अफ्रीकी आर्थिक समुदाय का, सी अफ्रीकन मॉनेटरी यूनियन अफ्रीकी मौद्रिक संघ का, डी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी यूरोपीय आर्थिक समुदाय का। बताइए अबूजा ट्रीटी 1991 में हुई। अब आप बताइए कि इन चारों में से किसका गठन इस ट्रीटी से हुआ था। बताइए अब इसका आंसर क्या होगा। अबूजा ट्रीटी, चार आपको दिए हुए हैं, आप बताइए किसका आंसर क्या होगा। क्या गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल होगा, या अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी, या अफ्रीकन मॉनेटरी यूनियन, या फिर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी अबूजा संधि से। अफ्रीकी आर्थिक समुदाय 91 में बनी, किसके थ्रू, कहाँ से आई है, अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी लिखा है ना, तो इसका मतलब ये अफ्रीकी कोई ग्रुप है वहीं से आई। ये आई बाय द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, OAU। वहीं से इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये एस्टैब्लिश किया गया अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी को, जिससे क्या हो सके, इकोनॉमिक सोशल कल्चरल डेवलपमेंट हो सके, अफ्रीकन स्टेट्स के बीच में एक कॉमन करेंसी हो, एक फ्री ट्रेड इंक्रीज हो सके अफ्रीकन जो नेशंस हैं उनके बीच में। इसी वजह से अबूजा संधि हुई 1991 में। इन नेशंस ने इस ट्रीटी को साइन किया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन में जो भी नेशंस मेंबर्स थे उन्होंने साइन किया इस ट्रीटी को, और अफ्रीकन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। किस लिए, इकोनॉमिक सोशल कल्चर डेवलपमेंट के लिए अफ्रीकन स्टेट्स के। आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 11th क्वेश्चन है, द चेयरमैनशिप प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स अमंग द काउंसिल मेंबर्स। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता परिषद के सदस्यों के बीच घूमती है। एवरी 6 month, एवरी 3 month, एवरी ईयर, एवरी मंथ। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो चेयरमैनशिप होती है वो कितने महीनों कितने साल में उसकी जो अध्यक्षता है वो घूमती रहती है कि हाँ इस महीने तुम या इस साल तुम इसकी अध्यक्षता करोगे इसकी बैठक में। अब बताइए कि कितने टाइम पीरियड पर ये मिलती है। जो भी नेशंस यूएनएससी के मेंबर हैं उनको कितने टाइम में चेयरमैनशिप करने को मिलती है। 6 महीने पे, 3 महीने पे, या हर साल एक साल पर, या फिर 1 महीने पे। बताइए अब इसका आंसर क्या होगा। यूएन तो आप रोज पढ़ते हैं, बहुत से लोगों ने यूएन कई बार पढ़ा होगा, क्योंकि सबसे पहले अगर आईआर उठाते हैं तो हम यूएन ही ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले हम यूएन ही पढ़ते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एवरी मंथ चेयरमैनशिप रोटेट होती है यूएनएससी के मेंबर्स के बीच में। किसके अकॉर्डिंग, अल्फ़ाबेटिकली जैसे जैसे नेशंस के नेम होते हैं उनके अकॉर्डिंग हर महीने चेयरमैनशिप, इसकी प्रेसिडेंसी रोटेट होती है। टोटल कितने मेंबर हैं इसमें, 15 मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, ये तो आपको पता ही होगा। 5 परमानेंट हैं, फ्रांस, चाइना, रशिया, यूके, यूएस। 10 नॉन परमानेंट हैं, और नॉन परमानेंट का चुनाव कौन करता है, यूएन की जनरल असेंबली करती है हर 2 साल में। करेक्ट, यानी कि अब यूएनएससी की जो चेयरमैनशिप है वो हर महीने उन जो नेशंस है 15 उनके बीच में हर महीने रोटेट होती रहती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 12th क्वेश्चन है, द हैलिफैक्स समिट वाज दैट ऑफ। हैलिफैक्स शिखर सम्मेलन था, आपको बताना है क्या था ये। ए G7 कंट्रीज, बी लीडर ऑफ द नाम के नेता का या G7 देश का, सी कंट्रीज इन फेवर ऑफ अ कॉमन करेंसी फॉर यूरोप,
यूरोप के लिए एक सामान्य मुद्रा के पक्ष में देश। डी, पैलेस्टीनियन एंड इजरायली लीडर्स, फिलिस्तीन और इजरायली नेताओं की ये समिट थी। आपको बताना है कि हैलीफैक्स समिट किसकी थी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। G7 की थी, या फिर नाम की थी, या कॉमन करेंसी फॉर यूरोप के लिए थी जो कंट्रीज फेवर में थी, या फिर फिलिस्तीन और इजरायली नेताओं की समिट थी ये। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। हैलीफैक्स समिट G7 कंट्रीज की समिट थी। कब? 21st समिट हुई थी G7 कंट्रीज की। कहाँ पर हुई थी? हैलीफैक्स, कनाडा में। उस समिट का जो प्लेस था उसका नाम हैलीफैक्स था। और ये कब हुई थी? 1995 में, 1995 में G7 कंट्रीज की समिट हुई हैलीफैक्स, कनाडा में, और जो कि 21st समिट थी G7 कंट्रीज की। करेक्ट, आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 13th क्वेश्चन प्रोबेबली सबसे आसान क्वेश्चन होगा आज का। फर्स्ट इंडियन टू मेक अ स्पीच इन हिंदी बिफोर द UN जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले हिंदी में भाषण देने वाला पहला भारतीय है। ए, मोरारजी देसाई हैं, बी, सुषमा स्वराज, सी, विजय लक्ष्मी पंडित, डी, अटल बिहारी वाजपेयी। बताइए अब इसका आंसर क्या होगा। कौन से वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर मोस्टली सबको आना चाहिए। तो बिल्कुल स्टार्टिंग है, आप चाहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें या चाहे आप स्कूल टाइम में रहे होंगे, मतलब ये तो आप पढ़े ही होंगे क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ABCD में से आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्या मोरारजी देसाई ने सबसे पहले हिंदी भाषण दिया था, सुषमा स्वराज जी ने दिया था, या विजय लक्ष्मी पंडित जी ने, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने? किसने हिंदी में सबसे पहले UN जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण दिया, पहले भारतीय? बताइए कौन है इन चारों में से। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने UN जनरल असेंबली में हिंदी में भाषण दिया। किस वर्ष? 1977 में। उस समय ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे इंडिया के, और इसीलिए ये UN जनरल असेंबली में अटेंड करने गए थे 1977 में, और वहीं पर ही इन्होंने हिंदी में अपना भाषण दिया था। और बहुत सारे इश्यूज़ भी इन्होंने रेस किए थे, बहुत इफेक्टिव इश्यूज़ थे, कि जैसे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का इशू हो गया, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जो हमेशा से भारत की समस्या रही है, और भारत लगातार UN जनरल असेंबली में इस बात को उठाता रहा हो, फिर चाहे वो सुषमा स्वराज जी जब फॉरेन मिनिस्टर थी वो रही हूँ, या फिर अटल जी, सब ने कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की बात UN के सामने कई बार रखी है। और बस वही बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी UN में की थी, और ये भाषण इनका हिंदी में हुआ था। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 14th क्वेश्चन में आपको स्टेट्स दिए हैं, कंट्रीज हैं और पार्टीज हैं। आपको बताना है कि किस कंट्री में कौन सी पार्टी है। श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इंडिया है, पाकिस्तान है। पार्टीज में ज्योतिया पार्टी है, ट्रॉटकिस्ट पार्टी है, MOM है, PMK है। बताइए कौन सी पार्टी। ये देखिए ये Q है, MQM। अब बताइए कि कौन सी पार्टी किस स्टेट में है। श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान। एटलीस्ट इंडिया का तो आप बता सकते हैं, पर थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए, इतना आसान नहीं होगा क्योंकि थोड़ा मुश्किल है। फिर भी आप बताइए, अगर आपको एक भी स्टेट का आता है तो आप मैच कराइए कि करेक्ट क्या है। श्रीलंका की कौन सी पार्टी है, बांग्लादेश की, इंडिया की, पाकिस्तान की। देखिए सबसे पहले हम श्रीलंका को देखते हैं। श्रीलंका में कौन सी पार्टी है। श्रीलंका में ट्रॉटकिस्ट पार्टी है। ये श्रीलंका की फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी थी। कब फाउंड हुई थी? 1935 में। फिर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में कौन सी पार्टी है? बांग्लादेश की पार्टी है ज्योतिया।
कब बनी? 1986 में। कौन इसके फाउंडर थे? हुसैन मोहम्मद इरशाद। फिर इंडिया, अब MKUM बचा और PMK। अब इंडिया में कौन सी पार्टी है बताइए? देखिए शॉर्ट नेम है इसलिए थोड़ा सा आपके लिए टफ रहा होगा। इंडिया में PMK पार्टी, पूरा नाम है पटाली मक्कल काटची। ये तमिलनाडु की पार्टी है। किसने फाउंड किया था? S रामादास ने 1989 में। अब एक ऑप्शन बचा पाकिस्तान और MQM। MQM का भी फुल फॉर्म है मुताहिद कामिल मूवमेंट। 1984 में ये पार्टी पाकिस्तान में फाउंड हुई बाय अल्ताफ हुसैन। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का सेकेंड है, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका में ट्रॉट्स्किस्ट पार्टी बनी 1935 में, बांग्लादेश में ज्योतिय पार्टी बनी 1986 में, इंडिया में PMK पटाली मक्कल काटची तमिलनाडु की है 1989 में, और पाकिस्तान की MQM मुताहिद कामी मूवमेंट 1984 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ G7? निम्नलिखित में से कौन G7 का सदस्य नहीं है? ए जापान, बी रशिया, सी फ्रांस, डी इटली। आपको बताना है कि G7 का मेंबर कौन सा इसमें से नेशन नहीं है, कौन सी कंट्री G7 का पार्ट नहीं है। बताइए अब इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? G7 का सदस्य कौन सा देश नहीं है? आपके सामने 4 नेशंस दिए हुए हैं। बताइए अब इसका आंसर क्या होगा? आपको G7 तो बिल्कुल रट जाना चाहिए, इतने ज़्यादा इसके क्वेश्चंस आते हैं कि आप G7 में कौन कौन से कंट्रीज इसका पार्ट है बिल्कुल आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। अब बताइए कौन सा इसमें से कंट्री है, कौन सी कंट्री, कौन सा नेशन है जो G7 का सदस्य नहीं है? जापान, रशिया, फ्रांस, इटली। इसका आंसर क्या होगा? बताइए। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रशिया G7 का मेंबर नहीं है। ये ग्रुप ऑफ 7 एक इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि 7 लार्जेस्ट एडवांस्ड इकोनॉमी है। अब रशिया, आप सोच रहे होंगे कि इकोनॉमी तो इसकी एडवांस है, फिर ये G7 का मेंबर क्यों नहीं है? देखिए ये G8 का मेंबर था। 2014 में रशिया G8 से बाहर हो गया तो वही ग्रुप G7 बन गया। पहले रशिया था पर रशिया ने इस ग्रुप को छोड़ दिया और G7 हो गया इसका नाम। अब G7 में 7 लार्जेस्ट एडवांस इकोनॉमी जैसे मैंने बताया कौन कौन सी हैं? कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, UK है और अमेरिका है। ये सारी 7 कंट्रीज जो कि इकोनॉमी जिनकी एडवांस है वो G7 की मेंबर हैं। अब रशिया, अब आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि रशिया G8 का मेंबर था पर उसने मेंबरशिप छोड़ दी, वो सस्पेंड हो गया है। G8 तब था, अब ये G7 हो गया रशिया के हटने के बाद 2014 में। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 16th क्वेश्चन है, विच कंट्रीज लेफ्ट यूनेस्को मेंबरशिप इन 2019? 2019 में किन देशों ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी? ए US एंड फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स एंड फ्रांस, बी ऑस्ट्रेलिया एंड US, सी US एंड इजराइल, डी US एंड ईरान। अब आप बताइए, एडिशन का क्वेश्चन है, अब आप इसका आंसर दीजिए कि यूनेस्को की मेंबरशिप किस नेशन ने छोड़ी है। 2 देश का पेयर है आपके सामने, आप बताइए कि कौन से वो 2 नेशन हैं जिन्होंने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी है 2019 में। बताइए अब इसका आंसर क्या होगा? ABCD में से करेक्ट आंसर क्या है? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी।
अमेरिका और इजराइल ने यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, उसकी जो मेंबरशिप है अमेरिका और इजराइल ने छोड़ दी। लास्ट 18 में छोड़ी और 19 में ये फॉर्मली हो गया। अब हेडक्वार्टर कहाँ है यूनेस्को का? पेरिस, फ्रांस में है। ये कब फाउंड किया गया? 1945 में, और यूएस इसका फाउंडिंग स्टेट था। फिर भी इसने ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में यूनेस्को की मेंबरशिप छोड़ दी। करेक्ट। अब यूनेस्को का काम क्या है? पॉवर्टी को एरेडिकेट करना है, कल्चर को प्रमोट, पीस बिल्डिंग, ये सारे यूनेस्को के काम है। और ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की। और यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल गया कि यूनेस्को की मेंबरशिप अमेरिका और इजराइल ने छोड़ दी है। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 17th क्वेश्चन है, परमानेंट सेक्रेटेरिएट टू कोऑर्डिनेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सार्क प्रोग्राम इज लोकेटेड एट। हिंदी में, सार्क कार्यक्रम के कार्यान्वयन के समन्वय के लिए अस्थायी सचिवालय यहाँ स्थित है। ढाका, न्यू दिल्ली, कोलंबो, काठमांडू। बताइए कि सार्क का परमानेंट सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है। ये बहुत आसान होगा बताना, इसका आंसर बहुत ज़्यादा इजी है। आप बताइए कहाँ पर है। हालांकि सार्क की अब इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, पर इट इज़ इन योर सिलेबस, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप इसका आंसर बताइए कि क्या है, सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ है। ढाका में है, न्यू दिल्ली में है, कोलंबो में है या काठमांडू में है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, काठमांडू में सार्क का परमानेंट सेक्रेटेरिएट है। अच्छा, सार्क किसके आइडिया से बना? ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया है। आप बताइए कि सार्क किसके आइडिया से बना था। सार्क के बनने के पीछे जियाउर रहमान जी का आइडिया था। ये बांग्लादेश के थे। इन्होंने ही सार्क बनाने की बात का एक आइडिया दिया था कि एक रीजनल, हम एक ईस्ट में जो नेशंस हैं उनका एक बना सकते हैं, साउथ ईस्ट में जो नेशन है उनका हम एक ग्रुप बना सकते हैं। और उन्हीं का ही मेन थॉट था जियाउर रहमान जी का। सार्क कब बना था? 8 दिसंबर 1985 को, ढाका, बांग्लादेश में। इसमें मेंबर कंट्रीज कितनी हैं? 8 हैं। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ये सार्क के पार्ट हैं। और परमानेंट सेक्रेटेरिएट जैसे इस क्वेश्चन में था, कहाँ पर है? काठमांडू में। सार्क कब बना? 1985 से ये एग्जिस्टेंस में है। हालांकि ये ईयर बाय ईयर इसकी इम्पोर्टेंस तो कम हो रही है, क्योंकि डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जो इसमें नेशन इसके मेंबर हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंसेस ज़्यादा हो गए हैं, मेनली इंडिया और पाकिस्तान। समाओ कभी कभी इंडिया बांग्लादेश आता है, कभी कभी, पर मोस्टली जो इसका एक बेस इफेक्ट हो रहा है वो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के कारण ही। ये मेन है कि सार्क इसी वजह से थोड़ा थोड़ा अपनी इम्पोर्टेंस खो रहा है, और बिम्स्टेक अपनी इम्पोर्टेंस बिम्स्टेक की थोड़ी थोड़ी क्या काफ़ी इंक्रीज हो रही है समय के साथ, और सार्क की घट रही है। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ G15 डेवलपिंग कंट्रीज। हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सा देश G15 विकासशील देशों का सदस्य नहीं है? ए मैक्सिको, बी मलेशिया, सी ब्राजील, डी बोलीविया। बताइए अब इसका आंसर क्या होगा कि G15 की बात हो रही है जो कि विकासशील देशों का ग्रुप है। अब उसमें कौन सा नेशन इनमें से पार्ट नहीं है, आपको ये बताना है, उसका मेंबर नहीं है। क्या मैक्सिको G15 का पार्ट है, मलेशिया है, ब्राज़ील है, बोलीविया है? आप बताइए। अब इन आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इन 4 में से आपको बताना है कि एक नेशन तो G15 का पार्ट नहीं है। बताइए कि कौन सा नेशन
या कौन सी कंट्री G15 का मेंबर नहीं है? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बोलीविया G15 जो कि एक डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है उसकी मेंबर नहीं है। अब G15 पर नाम पे मत जाइए कि इसमें 15 नेशंस होंगे, लाइक G20 जिसमें कि 19 कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन है, तो 20 तो हो गए। पर G15 में 15 कंट्रीज इसके नहीं है, इसमें 17 कंट्रीज हैं। समहाउ बीच में कंट्रीज आई गई पर फिलहाल 17 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी हैं? अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चिली, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, जमाइका, केन्या, नाइजीरिया, मलेशिया, मैक्सिको, सेनेगल, श्रीलंका, वेनेजुला, जिम्बाब्वे एंड लास्ट में ईरान। 17 कंट्रीज हैं। इसके पहले पेरू इसका मेंबर था, 2011 में उसने मेंबरशिप छोड़ दी। हालांकि ये है कि जो G15 जब ओरिजिनेट हुआ था 1989 में, तब इसमें 15 डेवलपिंग कंट्रीज ही थी। ये ओरिजिनेट कहाँ हुआ था? 9th समिट थी नाम की बेलग्रेड में। समझिए, नाम की समिट में G15 ग्रुप निकला था। बेलग्रेड में नाम की समिट हुई थी 1989 में और वहीं से G15 ओरिजिनेट हुआ था। 15 डेवलपिंग कंट्रीज ने ये डिसाइड किया था इस ग्रुप को बनाने का। बाद में इसमें केन्या ऐड हो गया था, श्रीलंका ऐड हुआ, बीच में बाहर भी आ गए, जैसे पेरू जैसे नेशंस बाहर भी आ गए, ईरान ऐड हुआ, तो इसमें 17 कंट्रीज हुई। पर इसका नोमेनक्लेचर चेंज नहीं हुआ, वो G15 ही रहा, जितने कि इसमें 15 डेवलपिंग कंट्रीज 1989 के समय थी। ये बदला नहीं कि G16, G17, G18 जैसे नेशंस आ रहे थे, इसका नाम नहीं चेंज हुआ। ग्रुप का जो नोमेनक्लेचर है वो सेम रहा, G15, और इसमें 17 कंट्रीज अब इसके मेंबर हैं। अब इसमें बोलीविया इसका मेंबर नहीं है, इसमें ब्राज़ील है, इसमें मलेशिया है, मैक्सिको है। करेक्ट, आपको इसका आंसर मिल गया। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा, अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कितना स्कोर गेट किए, और अगर आपको कोई डाउट है तब भी आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए। और इस वीडियो को अपने उस साल फाइनल ईयर के यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो जा करके चैनल की प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस लगाइए, स्कोर कमेंट करिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के लिए उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। कोई अलग स्ट्रेटजी आपको अपनाने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जाम आ रहा है अब हम क्या करें, बस आप क्वेश्चंस लगाइए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो थियोरेटिकल पार्ट है वो क्लियर होता जाएगा। इसलिए आप क्वेश्चंस लगाइए, जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में बहुत से क्वेश्चंस हैं, हर यूनिट से क्वेश्चन है, इसलिए आप क्वेश्चन जरूर लगाइए और क्वेश्चन लगाइए। अपना आपने जो भी स्कोर गेट किया उसे कमेंट करिए। और अगर आपको इम्पॉर्टेंट बुक्स देखनी है कि आप कौन सी बुक पढ़ें, अभी तो आपके लिए इस अटेम्प्ट के लिए तो आपके पास वक्त नहीं है, पर अगर आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा केयरफुली, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कि आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जिससे आपका नेट JRF हो सके। वो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जा करके उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। इंपॉर्टेंट बुक्स उसमें मेंशन है, आप वो बुक पढ़िए, आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। बुक्स पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, ये सिर्फ 2 कीज़ हैं जिससे आप अपना एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। और रिवीजन as always the most important. Okay, thank you.